नमस्कार दोस्तों, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। इसे पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने सिलेबस का वीडियो देख लिया होगा कि कैसे एक सिलेबस चलेगा, ठीक है, और कैसे हम एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या प्रोग्रामिंग सिस्टम कहां से आया और क्या इसका यूज है। ठीक है, सबसे पहले तो हम प्रोग्रामिंग सिस्टम पे चलेंगे कि कौन सा प्रोग्रामिंग सिस्टम कब आया। ठीक है, कौन सा प्रोग्रामिंग सिस्टम कब आया, मतलब स्टेप ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है, अभी हम C++ के इंट्रोडक्शन चलने से पहले हम हिस्ट्री पे चलते हैं, मतलब एक इसका हिस्ट्री देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों आया, इसकी जरूरत क्या पड़ी, क्यों पड़ी। ठीक है, क्योंकि स्टेप्स है प्रोग्रामिंग टेक्निक का, बहुत सारे अभी तक प्रोग्रामिंग टेक्निक आ चुके हैं। ठीक है, यहां पे हम लिख सकते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग टेक्निक, हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग टेक्निक। मतलब आप इससे समझ रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक के आने से पहले और भी टेक्निक थे जो आ चुके थे। ठीक है, अभी तक थ्री टेक्निक प्रोग्रामिंग फील्ड में आ चुके हैं। ठीक है, पहला क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक, लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक। ठीक है, एंड सेकेंड स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टेक्निक, एंड थर्ड ओप्स, यानी इसको लॉन्ग में बोलेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक। ठीक है, ये टोटल 3 टेक्निक प्रोग्रामिंग फील्ड में अभी तक आए हैं, जो मार्केट में हमारे मार्केट में या आईटी सेक्टर्स में जो टेक्निक अभी चल रहा है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब डायरेक्ट यही आया हमारे कंप्यूटर फील्ड में। ठीक है, इससे पहले भी 2 टेक्निक आ चुके थे। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे जाने से पहले इसका क्यों जरूरत पड़ा, ये क्यों आया। ठीक है, और कोई भी चीज अगर कोई टेक्निक आता है या फिर कोई नया लैंग्वेज आता है तो इसमें ये कहने का मतलब हम बोल सकते हैं कि हो सकता है इसके पीछे वाले या फिर पीछे जो यूज हुआ प्रोग्रामिंग टेक्निक उसमें कुछ ड्रॉबैक्स होंगे। ठीक है, अगर किसी चीज में कोई एरर जनरेट होता है या फिर जहां पे कोई सिक्योरिटी का रीजन होता है तो आप देखते हैं कि वो चीज अपडेट होता है, उसका न्यू वर्जन्स आता है। ठीक है, तो न्यू वर्जन्स आने का मतलब यही होता है कि उसमें कुछ नया अपडेट करना। ओके, जैसे आप मोबाइल में देखते हो कि ऐप अपडेट होते रहता है, तो उसका कहने का क्या है कि वो उसमें कुछ या तो कुछ पहले से कुछ बग्स होंगे, बग्स मतलब एरर। ठीक है, वो दूर किया गया होगा। ठीक है, या नहीं तो उसमें कुछ एक नया फीचर्स ऐड करके हमारे पास भेजा गया है। तो उसी तरह से डायरेक्ट प्रोग्रामिंग टेक्निक में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं आया, उससे पहले लीनियर और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग आ चुके थे। लेकिन इन सब में कुछ ड्रॉबैक्स रहे होंगे, कुछ डिसएडवांटेज रहे होंगे जिससे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक मार्केट में आया। तो हम समझते हैं कि आखिर लीनियर में क्या था और स्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम था। ठीक है, जब कंप्यूटर फील्ड एक तरह से हम अपने इंडिया में ले लें, वहां स्टार्ट हुआ और जब मैनुअल वर्क हुआ करता था। ठीक है, आज से आप ले लो 60-70s का बात हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो
उस ईयर्स में जब मैनुअल वर्क होता था और छोटे लेवल पे काम होते थे, बहुत से स्मॉल स्केल पे, ठीक है, जहां पे एक 2+2 करने पे 2+2 करने पे इक्वल टू 4, ये काम अगर एक कैलकुलेटर के बेसिस पे किया जाए तो उसके लिए एक छोटा प्रोग्रामिंग भी काफी होता था, ठीक है। अगर बहुत स्मॉल स्केल पे काम वहां पे उस बीच में हुआ करते थे, क्योंकि वहां पे उस टाइम ऐसा मार्केट भी नहीं था और ऐसा मांग भी नहीं था कि हम एक नया बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर का तैयार हो जाए। लेकिन जो जो मार्केट बढ़ा और इस चीज की डिमांड बढ़े सॉफ्टवेयर्स की, तो टेक्निक भी बढ़ा, और जब मांग बढ़ा तो कुछ पता चला कि इसमें नहीं, ये ड्रॉबैक्स हैं, इसमें ये निगेटिव्स हैं, ठीक है। क्योंकि जब ज्यादा कोई यूज होता है तभी उसमें ड्रॉबैक्स निकलते हैं, लेकिन जो यूज ही नहीं होगा तो उसमें ड्रॉबैक्स निकलने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर वो यूज होगा तो हम जानेंगे कि नहीं, इसमें यहां पे ये खामियां हैं। ओके, तो लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या था एक प्रॉब्लम कि ये छोटे प्रोग्रामिंग के लिए तो ठीक था, मतलब अगर एक 2 नंबर को ऐड कर दो करने का प्रोग्राम है, 10 लाइन का प्रोग्राम है, तब तो चलो ये ठीक है। लेकिन जो जो समय बढ़ा और इस चीज की डिमांडें बढ़ी तो ये टेक्निक फेल होने लगा। क्यों? क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक में क्या था, ये एक मॉड्यूल प्रोवाइड करता था। ओनली सपोज करो एक पेज, अब अपने कॉपी का एक पेज ले लो, वो एक मॉड्यूल हुआ, आपका कॉपी नहीं, ओनली 1 पेज। फॉर एग्जांपल आप ये रख सकते हो, जैसे ये देखो, ये एक पेज है। ओके, तो इसमें डिमेरिट्स यही थे कि ये ओनली 1 मॉड्यूल प्रोवाइड करता था और इसी मॉड्यूल में आपको सारा काम करना रहता था, ठीक है। सारा काम मतलब इसमें चाहे 5 लाइन का कोड हो या 10,000 लाइन का कोड हो, ठीक है, आपको इसी एक मॉड्यूल में करना है। तो बाद में इसमें डिमेरिट्स आने लगी कि चलिए 5 लाइन तो तक तो ठीक है, लेकिन अगर कोडिंग 10-10 हजार लाइन का हो जाए तो हमें एक मॉड्यूल में करने में बहुत ही प्रॉब्लम होता था, ठीक है। होगा भी, सपोज कीजिए आपको एक बोला जाए कि एक मॉड्यूल में ओनली 1 पेज में आप अपने पूरे सेमेस्टर का एक नोट्स लिख लो, इट इज पॉसिबल? नहीं, ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर आपने वैसा कर भी लिया तो इन फ्यूचर आपको सर्च करने में दिक्कत होगी, एरर को फाइंड करने में प्रॉब्लम होगा कि कहां पे क्या प्रॉब्लम है, किस लाइन में वो प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि एक ही पेज में आप पूरे सेमेस्टर निकाल देंगे तो इन फ्यूचर उस चीज को सर्च करने में भी प्रॉब्लम होगी, और कहां पे वो चीज लिखा है या कहां पे क्या एरर है वहां पे भी ये प्रॉब्लम प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो लीनियर में यही एक प्रॉब्लम था कि एक मॉड्यूल प्रोवाइड, मोर देन 1 मॉड्यूल प्रोवाइड नहीं करता था, ठीक है। इसी चलते जब किसी भी सॉफ्टवेयर्स का या मार्केट जब इस चीज का बना तो ये टेक्निक क्या हो गया, फेल होने लगा। ओके, तो फिर अब इस पे क्या किया जाए, तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टेक्निक मार्केट में आया, ठीक है। इसमें जब ये टेक्निक फेल होने लगा और इसमें कोई नया वर्जन्स आने का या नया कुछ इंप्लीमेंट होने का काम नहीं बच पाया, यही ये इसका एक मॉड्यूल ही था, तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टेक्निक, यानी यहां से आप ध्यान से सुनिएगा, यहां से सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुआ, यहां से सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुआ, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग यहां से स्टार्ट होता है। फिर अब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को पढ़ रहे हैं, सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, इससे पहले आप जानते होंगे सबसे मेन इंपॉर्टेंट लैंग्वेज सी होता है।
स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब आया यहीं से सी स्टार्ट हुआ। आप या तो ये भी बोल सकते हैं जब सी डेवलप हुआ तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टेक्निक मार्केट में आया। ठीक है, जब ये फेल हुआ टेक्निक तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टेक्निक्स आया। सी को डेवलप डेनिस रिची सर ने किया है। सी डेवलप डेनिस रिची, मतलब जो सी को डेवलप किए उनका नाम है डेनिस रिची। डेनिस रिची वो डेवलप किए AT&T बेल लैब में। ये यूएसए कैलिफोर्निया में है। ठीक है, कहां पे है? यूएसए कैलिफोर्निया। AT&T मतलब अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ। AT&T का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ। अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ। जब स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टेक्निक हमारे प्रोग्रामिंग टेक्निक में ऐड हुआ तो इसमें मोर देन वन मॉड्यूल का तो कंसेप्ट आ गया। ठीक है, कि आप जितने मॉड्यूल आप बनाना चाहो बना सकते हैं, आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है। आप मोर देन वन मॉड्यूल बनाइए और लास्ट में जब पूरा कंप्लीट हो जाए तो सब सारे मॉड्यूल को आप एक करके हम मॉड्यूल आप एक ये बन लो, जैसे M1 दे दें, M2 मॉड्यूल में ये दे दिए, फिर M3 में हम ये पार्ट दे दिए। ठीक है, M1 M2 एंड M3 ये 3 मॉड्यूल बन गया। आप यहां पे मॉड्यूल कहने का मतलब फंक्शन होता है। ठीक है, लीनियर में फंक्शन का कोई कंसेप्ट नहीं था, ओनली वन मॉड्यूल था, वहां पे हम फेल हो गया। ये मतलब एक मॉड्यूल में ही सारा काम करना था, ये सब सक्सेस नहीं हो पाया। लेकिन जब स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टेक्निक आया तो यहां मोर देन वन फंक्शन, मॉड्यूल को हम फंक्शन भी बोलते हैं, तो मोर देन वन फंक्शन क्रिएट करने का कंसेप्ट आया। मेनली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फंक्शन का कंसेप्ट अब स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टेक्निक से ही आ गया था। ठीक है, फंक्शन का कंसेप्ट स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टेक्निक से ही मार्केट में आ गया। ओके, तो यहां पे ये समझने का सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि जब स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग यानी सी लैंग्वेज M1 M2 M3 यानी मोर देन वन मॉड्यूल प्रोवाइड किया तो फिर क्या इसमें फिर डिमेरिट्स आ गए जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक को लाना पड़ा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में ये तो आ गया कि नहीं, चलिए M1 M2 M3 पे हमने पढ़ा, हमारे पास बहुत सारा एक पूरा कॉपी एक ले लो। मतलब एक कॉपी ये है जिसमें हम अपने सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट लिखेंगे, दो सेकेंड अपने सेम उसी सेम का दूसरा सब्जेक्ट, फिर तीसरा, इस तरह से मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए जिससे हमें सर्चिंग में भी और इन फ्यूचर एरर बग्स में भी या फिर किसी भी चीज में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग बहुत सारा यूज होने लगा तो इसमें एक डिमेरिट्स आने लगे। जो डिसएडवांटेज इसके थे, वो डिसएडवांटेज जो थे वो क्या था, डेटा पे सिक्योरिटी जो था वो रिस्क हो गया। डेटा पे सिक्योरिटी जो था वो नहीं था। ठीक है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में आप डेटा पे सिक्योरिटी नहीं था। ठीक है, इसी चीज को दूर करने के लिए ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आया। और एक इसमें एक बात था, डिमेरिट्स इसको भी बोलेंगे, कि इस स्ट्रक्चर में हम वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल और फंक्शन को एक साथ हम यूज नहीं कर सकते थे। वेरिएबल और फंक्शन को हम एक साथ यूज नहीं कर सकते थे। ठीक है, ये था जो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक ये भी आप ये स्ट्रक्चर का ये भी आप डिमेरिट्स बोल सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल एंड फंक्शन, फॉर एग्जांपल अगर हम यहां इंट a लिखें और यहां वॉइड
void void F1 यहां पे हम यूज करें तो ये एरर देता, ये इसको हम टॉस कर दिए, यानी ये गलत है। ऑब्जेक्ट में एक बॉडी के अंदर, एक मॉड्यूल के अंदर हम वेरिएबल और फंक्शन को यूज नहीं कर सकते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टेक्निक में। ठीक है, तो ऐसा क्या था स्ट्रक्चर में जो डेटा पे सिक्योरिटी नहीं देता था? ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे डिटेल में चलेंगे। ठीक है, इस चीज को डेटा पे सिक्योरिटी कहने का मतलब है कि अगर कोई डेटा वो आपका है, सपोज कीजिए ये पेन मेरा है, ठीक है, तो इस पेन को कोई और अलग बंदा, मतलब कोई और इसको यूज ना करे। क्यों? क्योंकि ये मेरा पार्ट है और जब तक हम परमिशन ना दें तब तक ये यूज ना हो, क्योंकि ये सपोज एक डेटा है और ये मेरा अपना पार्ट, प्राइवेट पार्ट है, प्राइवेट डेटा है ये, और इस प्राइवेट डेटा को हम कोई भी अगर यूज करने लगे तो ये सिक्योरिटी लैप्स हुआ। ठीक है, ये सिक्योरिटी लैप्स है, यानी यहां पे कुछ डिसएडवांटेज हो गया जिससे हमारा डेटा लीक होने लगा। आप हमेशा सुनते हैं कि डेटा लीक हो रहा है, डेटा पे ये सिक्योरिटी बहुत सारा बातें आते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या था स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टेक्निक में, जो डेटा पे सिक्योरिटी नहीं था? तो आप स्ट्रक्चर सी जब आप पढ़े होंगे, सी में एक चैप्टर है स्ट्रक्चर। ठीक है, वहां से एक कंसेप्ट वहां ऐसा ड्रॉबैक्स निकला जिससे स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टेक्निक में डिमेरिट्स आने लगे। ठीक है, जैसे हम जो स्ट्रक्चर हम जब प्रोग्राम करते हैं उसमें तो हम स्ट्रक्ट लिखते हैं, स्ट्रक्ट, और यहां ए नाम दे दिए। ठीक है, स्ट्रक्ट ए, ओके, तो और यहां पे हम इंट ए, दो डेटा में ये वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं। ये जो होता है वो होता है एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर, एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर, ये एलिमेंट्स हुआ स्ट्रक्चर्स का। तो आप यहां पे ये समझ रहे होंगे कि ये जो डेटा है वेरिएबल है, ये डेटा मतलब एक क्या हुआ, एक डेटा हुआ। ये जो डेटा है वो इस बॉडी के अंदर का पार्ट है ना। आप एक नॉर्मल बात में क्या समझोगे कि अगर किसी घर का सामान, तो वो उस घर के मेंबर का हुआ ना, सबका तो हुआ नहीं। तो यही बात है कि अगर ये घर यानी स्ट्रक्ट ए, ये जो स्ट्रक्चर ए है वो इसका यहां कर्ली ब्रेस ओपन हुआ, कर्ली ब्रेस क्लोज हुआ, यानी ये इसका घर है, और ये इसमें ये डेटा मेंबर इसका एक प्राइवेट पार्ट है। ठीक है, प्राइवेट डेटा मेंबर है। तो प्राइवेट डेटा मेंबर कभी भी इस बॉडी के बाहर, यानी हमारा ये सामान हमारे घर के बाहर यूज नहीं होगा, क्योंकि वो मेरा पार्ट, संपत्ति है। तो इसमें क्या डिमेरिट्स थे सी में या स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में? जब हम void, यहां पे हम void मेन बना लिए और यहां पे हम स्ट्रक्चर का एक सिंपल स्ट्रक्चर वेरिएबल हम क्रिएट कर दें। फॉर एग्जांपल ए, यहां पे क्या है, स्ट्रक्चर नेम है ए, और इसका हम स्ट्रक्चर वेरिएबल बना दिए। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर वेरिएबल को बना के सिंपल से हम ए और बी को यूज कर सकते थे। ठीक है, जैसे s1 डॉट ए इजकल टू 10, s1 डॉट बी इजकल टू 30, ये फिर बंद। बात समझे? मेन जो होता है वो आगे इस पे भी डिस्कस होगा कि मेन जो होता है वो सी या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो कंपाइलिंग जो स्टार्ट होता है वो मेन से ही होता है। ठीक है, हमारे प्रोग्राम में एक ना एक मेन होगा और एक ही मेन होगा, एक से ज्यादा मेन से पार्ट नहीं होता है। ठीक है,
बात समझे, ये बाय डिफॉल्ट एक मेन फंक्शन है, बाय डिफॉल्ट एक मेन फंक्शन। वॉइड जो यहां लिखा है इसका भी अपना एक मतलब होता है, ये इस पे हम ये अकेला है, ये वॉइड यहां लिखा ना या ना लिखना ये हमारे पे डिपेंड है, ये यूजर पे है। लेकिन यहां वॉइड अगर नहीं लिखा है तो क्या मतलब होता है, अब वॉइड अगर लिखा है तो क्या मतलब है, दोनों का अलग अलग मीनिंग है, इस पे हम चलेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये इसको अकेला समझो तो ये क्या है, मेन फंक्शन, एक अपने हमारे प्रोग्राम का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जो हमारे प्रोग्राम को रनिंग में बहुत बड़ा मदद करता है। ठीक है, तो इस चीज में जब हम इस पे काम करते हैं और इसको इस बारे में समझते हैं तो ये डेटा मेंबर एलिमेंट्स जो है स्ट्रक्चर का, हम मेन में सिंपल स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर वेरिएबल बना के हम डेटा को यूज कर लिए। ठीक है, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स यही पे था कि इस डेटा मेंबर को आसानी से यहां हम किसी दूसरे के बॉडी में, यानी इसके घर के सामान को आसानी से दूसरे घर में जाके यूज हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या था, डेटा पे सिक्योरिटी नहीं था। इसी चीज को दूर करने के लिए क्या आया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक। ऐसा नहीं था कि स्ट्रक्चर सक्सेस नहीं हुआ, आज भी चल रहा है और अच्छा सक्सेस में सब कुछ जो एक छोटे लेवल पे वर्क होता है वो इसको सीखेंगे तभी आगे C++ या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में जान पाएंगे। तो इन सब के बारे में और इन किसी भी टेक्निक में जो डिमेरिट्स थे इसलिए न्यू टेक्निक आए, लिनियर में था, स्ट्रक्चर में था एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। टिल अभी तक जो हमारे जितने भी प्रोग्रामिंग अभी तक चल रहे हैं, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक को ही फॉलो करते हुए चल रहा है। ठीक है, तो इसी चीज को जब दूर किया गया कि नहीं, ड्रॉबैक्स जो स्ट्रक्चर में है वो C++ में ना रहे तो, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ना रहे, तो एक नया टेक्निक क्या आया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक। और उसमें क्या था कि सिंपल हम यहां पे हम लिखते हैं, ठीक है, सिंपल हम यहां क्लास ए हम बनाए। C++ में जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये यहां क्लास से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर यहां कर्ली ब्रेस ऑन, ओके, यहां पे हम लिखेंगे इन ए, ठीक है, फिर फ्लोट बी, ओके, फिर पब्लिक कोलोन साइन एंड वॉइड F1 कर्ली ब्रेस ऑन। फिर यहां पे हम चलेंगे, यहां से कंटिन्यू a इक्वल टू 10, ओके, फिर b इक्वल टू 45, फिर यहां फंक्शन बंद, क्लास बंद। क्लास जब बंद होता है तो यहां सेमीकोलन दिया जाता है। अब ये था हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या C++ का एक प्रोग्रामिंग लिखने का एक सिंपल तरीका। ठीक है, और जब हम अब यहां पे देखिए ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट इसको बोलते हैं डेटा मेंबर। ये क्या होता है, डेटा मेंबर, ये है डेटा मेंबर। एंड ये जो पार्ट है ये इसको बोलते हैं मेंबर फंक्शन। ये क्या है, मेंबर फंक्शन। तो डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। अब अभी हम कुछ देर पहले क्या बोले थे कि जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में एक तो डिमेरिट्स डेटा स्पेस सिक्योरिटी का था और दूसरा क्या था कि हम उसमें डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक साथ यूज नहीं कर सकते थे। अब वो ऑब्जेक्ट में उप्स में ये चीज प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि हम डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन दोनों को सेम बॉडी के अंदर आसानी से यूज कर रहे हैं। ठीक है, तब अब हम क्या करेंगे, इसमें जब हम इसका मेन सेक्शन बनाएंगे, ठीक है, मेन वॉइड हमने यहां लिखा, वॉइड मेन
ओके, void main, यहाँ पे या तो हम इस चीज फंक्शन को कॉल करके हम प्रिंट करा सकते हैं, या नहीं तो हम यहां भी a को एक्सेस करके हम क्या करेंगे, या 10 अगर हम कर दें और b कर दे 16 और इसको हम ये कर दें, तो क्या होगा कि ये जो डेटा मेंबर है वो इस बॉडी में यूज नहीं होगा। ठीक है, यहां पे क्या होगा, ये क्रॉस हो जाएगा। अभी हमने बोला कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सबसे बड़ा जो कंसेप्ट अब बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स आया वो डेटा हाइडिंग का आया। ये जो डेटा मेंबर है यानी इस क्लास के अंदर का पार्ट, वो ये बॉडी यानी खुद मेन सेक्शन ही क्यों ना हो, अगर हम इस ए और बी को यहां यूज करेंगे तो ये गलत होगा। ठीक है, तो इसको यूज कौन करेगा, तो इसी के अंदर का अगर मेंबर फंक्शन है, यानी इससे अंदर का मेंबर फंक्शन क्या है, F1, तो हम F1 में जब यहां फंक्शन बनाए तो यहां आसानी से इस A एंड B को यूज कर रहा है। लेकिन जैसे ही क्लास यहां बंद हुआ, इस क्लास के बाहर का कोई भी मेंबर फंक्शन चाहे मेन ही क्यों ना हो, वो वहां पे यूज नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा फर्क आपने देखा प्रोग्रामिंग टेक्निक को कैसे कहां यूज होगा। लीनियर में क्या प्रॉब्लम था, ठीक है, स्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम था, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो उन सब चीजों को दूर करके एक नया फीचर आया वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक। ठीक है, तो आपने देखा यहां पे डेटा पे सिक्योरिटी नहीं था, यहां पे डेटा पे सिक्योरिटी देख लिए कि इस क्लास ए के डेटा मेंबर को वॉइड मेन में अगर हम ए एंड बी यूज करें तो वो एरर देगा, और इसमें वेरिएबल और फंक्शन को एक साथ यूज नहीं कर सकते थे। इसमें डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन दोनों को हम आसानी से यूज कर रहे हैं और इंप्लीमेंट करके कहां एरर है, कहां पे क्या ड्रॉबैक्स हैं, उन सब चीजों को भी देख रहे हैं। ठीक है, तो जब हम हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग टेक्निक पे हम पूरा ये हम आपको बता दिए, तो जब टेक्निक पूरा आप जान गए और सारा चीज को पता चल गया कि टेक्निक अभी तक टोटल 3 टेक्निक आए हैं, अब हम चलते हैं अब उस उप्स के हिस्ट्री को समझते हैं। अभी हमने प्रोग्रामिंग टेक्निक के हिस्ट्री को समझा, आज हम उप्स के यानी C++ कब आया और इसकी जरूरत क्यों पड़ी उप्स टेक्निक की, ये तो आप जान गए, और C++ का अब हिस्ट्री हम देख लेते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ C++। ठीक है, तो C++ जैसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लोग हम बोलते हैं तो उसमें जो इंपॉर्टेंट एक लैंग्वेज आता है, क्योंकि C++ से ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं कि C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। C++ जो है वो एक पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और स्ट्रक्चर ओरिएंटेड भी है। इसमें हम दोनों तरीके से हम कोडिंग कर सकते हैं। C++ is a structure as well as object oriented programming language because we can do program in C++ by using a structure as well as object oriented programming technique। ठीक है, हम C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और स्ट्रक्चर ओरिएंटेड दोनों तरीके से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। C++ के जो डेवलपर थे उनका नाम था बेजार्ने स्ट्रॉस्टस। ठीक है, BJARNE। ठीक है, डेवलपर नेम बेजार्ने BJARNE, बेजार्ने STRA
स्ट्रस, ठीक है, बेजारने स्ट्रस, स्ट्रप, ठीक है, पी है, बेजारने स्ट्रप। ये 1970s में, ठीक है, 1970s में सेम लैब जहां पे सी डेवलप हुआ था, AT&T बेल लैबोरेटरी, बेल लैब USA में ये भी डेवलप हुआ। तो AT&T बेल लैब, अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ लैबोरेटरी के अंदर ही C++ भी डेवलप हुआ। अब C++ 1970s, तो इससे पहले सी डेवलप हुआ होगा, और सेम लैब में जहां पे सी डेवलप हुआ उसी लैब में AT&T बेल लैब में C++ भी डेवलप हुआ, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आया, क्योंकि टेक्निक पहले नहीं आता, क्योंकि लैंग्वेज जब तक नहीं आएगा तो वो टेक्निक इंप्लीमेंट ही नहीं होगा। जैसे अब हमने अभी बोला, जब टेक्निक को हम बता रहे थे तो स्ट्रक्चर आया, तो स्ट्रक्चर नहीं आया, पहले सी जब एक लैंग्वेज बना तो उस टेक्निक को सी में इंप्लीमेंट करके बनाया गया, यूज करके बनाया गया कि नहीं हम जो सी बनाएंगे तो ये ऐसा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टेक्निक लेके चलेंगे। और C++ जब बना तो उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग न्यू फीचर को ऐड करके दिया गया, ठीक है, बात समझे। सी की तरह ही, ठीक है, सी की तरह ही C++ भी जो है वो मिडिल लेवल लैंग्वेज उसको भी हम बोलते हैं। C++ की तरह ही हम सी की तरह ही C++ को मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। सी के तरह ही C++ को भी मिडिल लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। क्यों सी को मिडिल लेवल लैंग्वेज या C++ को मिडिल लेवल लैंग्वेज हम कहते हैं? क्योंकि इससे पहले एक बात और हम आपको बता दें कि ये आप जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम क्या समझता है? क्या वो अल्फाबेट को समझता है? हम जो इनपुट देते हैं, जैसे हमने यहां ए इनपुट दिया कीबोर्ड से, ए प्रेस किए और मॉनिटर पे ए आता है, तो क्या ये ए समझता है? नहीं, कंप्यूटर ऑलवेज 0 एंड 1 बाइनरी नंबर को ही समझता है, ये आप जानते होंगे, 0 एंड 1। तो हर एक कीबोर्ड में हर एक की का अपना एक ASCII वैल्यू होता है, हर एक की का अपना एक ASCII वैल्यू होता है। जैसे एक कैपिटल ए का 65 होता है, ठीक है, तो ये ASCII वैल्यू से ही आगे बाइनरी फाइंड होता है, और बाइनरी जब फाइंड होता है तभी सिस्टम समझता है कि हमें ए लिखना है, ठीक है। तो उसी तरह जब हम सी में या C++ में या किसी भी अदर लैंग्वेज में हम काम करते हैं तो वहां पे बहुत तरीकों का बहुत स्टेप्स होते हैं, ठीक है। जो एक हमारा पार्ट होता है वो, और जो एक सिस्टम का पार्ट होता है वो। क्योंकि हम जो समझते हैं, हम कीबोर्ड में इंग्लिश हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है। मिडिल लेवल लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं कि इसमें हाई लेवल एंड लो लेवल दोनों तरीके का प्रोग्रामिंग हम इसमें कर सकते हैं। हाई लेवल मींस होता है इंग्लिश फॉर्मेट, एंड लो लेवल में हो जो होता है वो मशीन के लिए होता है, मशीन लैंग्वेज, ठीक है। लो लेवल क्या होता है? मशीन के लिए। और हाई लेवल जो इंग्लिश फॉर्मेट जो हम, क्योंकि यूजर जो कोई प्रोग्राम करता है या कोडिंग करेंगे, हम वो हाई लेवल इंग्लिश में करेंगे, ठीक है। अब वो इंग्लिश सिस्टम कैसे समझेगा वो आगे हम उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ये हम समझते हैं जो बेसिक एक पार्ट सब होते हैं जो हम C++ के इंट्रोडक्शन में आएगा, कि हम C++ को मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, जो हाई लेवल एंड लो लेवल दोनों टेक्निक को फॉलो करके चलता है, ठीक है।
दोनों टेक्निक को, जैसे हाई लेवल में हम इंग्लिश फॉर्मेट में एंड लो लेवल में हम मशीन लैंग्वेज में काम करेंगे। जब हम इंग्लिश फॉर्मेट लिखते हैं वो तो हमारे लिए होता है, लेकिन सिस्टम कैसे समझेगा उसके लिए वो अपना मशीन कोड तैयार करता है। ठीक है, वो कैसे तैयार होता है उस पे आगे हम इस पे डिस्कस करेंगे। C++ या सी, कोई ये दोनों लैंग्वेज केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव कहने का ये मतलब है कि मैन्युफैक्चरर ने यानी डेवलपर ने जैसा हमें जो कीवर्ड, फंक्शंस या टोकन जो भी हैं बाय डिफॉल्ट, उन सब को जैसा लिखने को हमें बोला है वैसा ही हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो कि C++ इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। यहां पे हम लिख सकते हैं कि C++ इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। C++ इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव कहने का मतलब कि अपर केस एंड लोअर केस, यानी कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। तो जब कैपिटल लेटर अगर हमें मैन्युफैक्चरर ने जो यानी बेजार्ने स्ट्रॉस्टस ने जो C++ को बनाया, उन्होंने जो जैसा उसमें कीवर्ड्स यूज किए हैं वैसा ही हमें भी यूज करना है। मतलब जैसे अगर वो स्मॉल है, फॉर एग्जांपल अगर हमें प्रिंटफ अगर स्मॉल लिखना है, अगर मैन्युफैक्चरर ने दिया है तो हम इसे स्मॉल ही लिख सकते हैं, हम इसको कैपिटल नहीं लिख सकते हैं। जैसे मेन को हमेशा स्मॉल ही लिखेंगे, हम इसको कैपिटल अगर लिखना चाहें तो ये नहीं होगा, एरर देगा। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने जैसा हमें जो बना के दिया है वैसा ही हमको उसी तरह उसका चीज यूज करना है, उसमें कोई हम एडिट काम नहीं कर सकते। बात समझे? केस सेंसिटिव कहने का यही एक मतलब है और इसी से हम इसको समझते हैं कि C++ जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। C++ जो है वो मिडिल लेवल लैंग्वेज है एंड C++ का डेवलप बेजार्ने स्ट्रॉस्टस 1970s में 18T बेल लैब लैबोरेटरी में किया था। ठीक है, तो आज का ये इंट्रोडक्शन आज के लिए इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट में हम दोनों में डिफरेंस पे डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। फिर आगे इसके न्यू फीचर्स के बारे में जानेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऐसा क्या फीचर्स आया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और न्यू टेक्निक को इंप्लीमेंट किया गया। फिर स्ट्रक्चर देखेंगे C++ का, C का अपना सब दोनों का सेम स्ट्रक्चर होता है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आज इसको अच्छे से आप सुने और इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, इन सब के बारे में अच्छे से जाने। फिर आगे हम फिर अच्छे से इस पे डिस्कस करेंगे और आप लोग के लिए अच्छा सा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे जो अच्छे आसानी से आप लोग UPS का टेक्निक समझ सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।